तो लास्ट सेशन में बात की गई थी मैप इंटरफेस की, ठीक है। मैप इंटरफेस की जो भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास हमने पढ़ी, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप, उन सभी को कब यूज किया जाएगा? जब हमारे पास यूनिक डेटा होगा। अगर यूनिक डेटा में मुझे रैंडम ऑर्डर चाहिए होगा तो हैश मैप, मुझे अगर प्रिजर्व्ड ऑर्डर चाहिए होगा तो लिंक्ड हैश मैप, और मुझे डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर या कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए होगा तो ट्री मैप, है ना। तो हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप, 3 देखा था हमने, और साथ में वाइल्ड कार्ड जनरेट की भी बात की थी। आज हम लोगों का लास्ट डे है कलेक्शन का। आज हम पढ़ेंगे कंपैरेबल, ठीक है, कंपैरेटर, कंपैरेबल, ठीक है, कंपैरेबल। इंटरव्यू पूछ देता है कंपैरेबल कंपैरेटर के बारे में। कंपैरेटर, ठीक है, पहले तो ये पढ़ेंगे एंड देन हम कलेक्शंस क्लास के बारे में समझेंगे कि कलेक्शन क्लास क्यों बनाई गई और बेसिकली ये हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंपैरेबल की, ठीक है। कंपैरेबल क्या होता है? सबसे पहले तो जावा के अंदर इट इज एन इंटरफेस, एक सिंपल सा इंटरफेस है, ठीक है। कंपैरेबल इंटरफेस आप चाहो तो खोज भी सकते हो। कहाँ मिलेगा? लैंग में, कंट्रोल शिफ्ट टी, कंपैरेबल, या देखो जावा लैंग के अंदर कंपैरेबल अवेलेबल है। सो बेसिकली ये हमें मिल जाता है जावा डॉट लैंग पैकेज में, ये इंटरफेस। इसका काम क्या है भाई? क्या करता है ये? इसका काम है आपके ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करके, ठीक है, सॉर्टिंग करना। सिंपल सा काम है। सो कंपेयर हम बोल सकते हैं कि इट इज यूज टू कंपेयर ऑब्जेक्ट्स टू मेंटेन नेचुरल और नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है ये। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे इंटीजर क्लास है, ठीक है। हम लोग सब लोग इंटीजर क्लास के बारे में जानते हैं। जब हम किसी, मान लो कि हम यहाँ पे कोई कलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, मैं प्रोग्राम के साथ साथ समझाते चलूंगा, आपको क्लियर रहेगा बिल्कुल। ये सब हम कमेंट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे सिंपल एक मान लो है ट्री सेट, ठीक है, मेरे पास है भाई ट्री सेट, और ट्री सेट में हमने मान लीजिए डाला हुआ है इंटीजर, ठीक है, और हमने कर लिया ट्री सेट इज इक्वल टू न्यू ट्री सेट, न्यू क्या हो रहा है भाई, ट्री सेट, ठीक है, ये हो गया। और इसमें हम कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं। तो ट्री सेट में अगर डेटा ऐड करना हो तो क्या, कौन सा मेथड यूज करते हैं? ऐड। तो हमने किया मान लो 100, ठीक है, फिर हमने किया मान लो कर दिया हमने 110 और 180। अगर मैं इसको सिस आउट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 110 100 100, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो आप इसको क्या बोलेंगे? क्या ये डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर है? है ना, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर है। अब ये डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर ये कैसे आया? कहीं ना कहीं इंटीजर क्लास के अंदर कंपैरेबल को इंप्लीमेंट करके कंपेयर टू में वैसा लॉजिक लिखा गया होगा।
मतलब कि कंपेरेबल एक इंटरफेस होता है, इसके अंदर एक मेथड होता है, हम लोग बोल सकते हैं उसको, उसका नाम है कंपेयर टू मेथड। ठीक है, अब इसका पैरामीटर वगैरह नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट लेते हैं हम यहाँ पे। सो कंपेयर टू हमारे पास मेथड मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो कंपेयर टू मेथड है, ठीक है, इसी के अंदर हम ऑर्डर, किस ऑर्डर में मतलब आपका ऑब्जेक्ट आएगा उसका कोड लिखते हैं। मतलब कि जब भी आपको किसी क्लास के लिए, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसका ऑर्डर, उसका ऑर्डर मेंटेन करने का कोड लिखना है, तो आप किसको इंप्लीमेंट करेंगे? कंपेरेबल। तो कंपैरेबल बेसिकली किस लिए काम आता है? ये एक नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। जैसे अब यहाँ पे नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर जो हमें देखने को मिल रहा है, ये नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई इंटीजर ऑब्जेक्ट के अंदर नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर का कोड लिखा हुआ है, राइट? यस सर। हम इसको नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर बोल रहे हैं। मान लो कि अभी इंटीजर नहीं है, अभी मेरे पास है, अभी मेरे पास है मान लो एम्प्लॉय। ठीक है, हम यहाँ पे एक बना लेते हैं एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय। ठीक है, अब मैं भाई ट्री सेट ऑफ इंटीजर नहीं बनाना चाहता हूं, मैं ट्री सेट ऑफ एम्प्लॉय बनाना चाहता हूं। ठीक है, मैं इसके अंदर 4 एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट डालूंगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, पहले एम्प्लॉय रेडी कर लें। प्राइवेट इंट आईडी है, प्राइवेट इंट एज है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम है, इतनी चीजें हैं। ठीक है, देन मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं इसका हम। ये कंस्ट्रक्टर हो गया। सेटर गेटर भी क्रिएट कर सकते हो आप, करके रख लेते हैं काम पड़ा तो। और टू स्ट्रिंग भी बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, मतलब क्लास बन गई, नॉट ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, मैं एम्प्लॉय क्लास का 4 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। पहले में मैंने आईडी दिया 11, एज दिया 18, नाम दिया ए राजू। ठीक है, ए राजू मैंने दिया है। इसी तरह ये मेरा हो गया एम्प्लॉय E1। ठीक है, इसी तरह मैं 4 बना लेता हूँ, E2, E3, E4। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। दूसरे की आईडी 12, 13, 14, एज हो गया 19, 20, 21। ठीक है, और नाम ए राजू, बी, सी राजू एंड डी राजू। ठीक है, अब मैं चूंकि ट्री सेट ऑफ एम्प्लॉय बनाया हूं, तो इसमें हम इंटीजर तो नहीं डाल सकते, हमें E1 डालना पड़ेगा। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डाला, फिर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट एंड E3 एंड E4। नाउ क्वेश्चन इज कि अगर हम रन करेंगे तो कौन सा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पहले प्रिंट होगा, या फिर इसमें कुछ दिक्कत आएगी? दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? कंपेयर कैसे करना है वो समझ नहीं आएगा उसमें। हाँ, हमने हमने अभी इसके अंदर इस बात का लॉजिक लिखा ही नहीं अपने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर कि भाई मेरा जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है उसको किस बिहाफ पे कंपेयर किया जाए। हम आईडी के बिहाफ पे कंपेयर करें कि हम उसको एज के बिहाफ पे करें कि क्या करें, वो मेंशन नहीं है। समझ रहे हैं सब लोग इस बात को? सो बेसिकली अभी अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन आ जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि भाई मेरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट स्टोर हो, ठीक है, और स्टोर होने के बाद मुझे एक एक ऑर्डर भी मिले। ठीक है, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में देना चाहता हूं। सो इंटीजर क्लास के जब हम इंटीजर डालते थे तो नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर कहां से मिलता था? कंपैरेबल इंटरफेस। हाँ, इंटीरियर कंपैरेबल क्लास। इंटरफेस से। इंटीजर ने कंपैरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया और इसका मेथड कंपेयर टू के अंदर
वो लॉजिक लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इंटीजर डालने के जब हम डालते थे तो इंटीजर के लिए डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर का कोड कंपेयर टू में लिखा है। जब हम स्ट्रिंग डालेंगे, स्ट्रिंग के अंदर भी डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर का कोड लिखा हुआ है। जब हम फ्लोट डालेंगे, हम कोई भी कुछ भी डालें, कोई भी रैपर डालें, वहां पे डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर का कोड है। बट क्या हमारे एम्प्लॉय के पास है? नहीं है। नो सर। सो जब भी आपको अपनी क्लास के लिए डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर देना होता है अपने ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली, तो आप अपने ऑब्जेक्ट की जो क्लास है उसको इम्प्लीमेंट करा देंगे कंपैरेबल से। कंपैरेबल से अच्छा, कंपैरेबल कराने के बाद आप ये बताएंगे कि भाई आप किस ऑब्जेक्ट को कंपेयर कराना चाहते हो। तो हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को कंपेयर कराना चाहते हैं। अब यहाँ पे इसका एक मेथड जो कि इंटरफेस का मेथड, क्लास को ओवरराइड करना ही पड़ता है, अदरवाइज एरर आएगा। तो ये कंपेयर टू मेथड आ गया आपके पास, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है कि किस तरीके से कंपैरिजन होता है। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है भाई। इसको अगर मैं हटा लूं, ये कमेंट हटा लूं, अब आप देखेंगे कि कंपेयर टू मैंने मतलब किया हुआ है। ठीक है, कंपेयर टू को ओवरराइड किया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ कुछ कोड नहीं लिखा है, सिर्फ 0 रिटर्न किया है। सो अब रन करेंगे तो मुझे एरर नहीं आएगा, जैसे डाला है वैसे ही आउटपुट आ जाएगा हमें। देखिए, तो पहले क्या डाला था, 11 12 13 14, तो हमें 11, 1 मिनट, बाकी क्यों नहीं मिल रहा यार। E1 E2 E3 E4, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? ट्री सेट डॉट ऐड किया क्या क्या लोचा हो रहा है भाई? प्रिंट एक प्रिंट सर। ये ट्री सेट प्रिंट कराया है जी। आई थिंक एक ऑब्जेक्ट बना, E1 E2 E3 E4, 4 ऑब्जेक्ट बना। 1 मिनट, राइट क्लिक करके मैं रन करूं, अगर सिर्फ ए राजू आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है ना, क्या दिक्कत हो सकती है? एक मिनट, ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, हम E2 कर लेते हैं, E1 कर लिया, E3 E4, तो यहाँ पे E2 आया, मतलब फर्स्ट जो E2 आया, ऑब्जेक्ट है वो आ रहा है। मतलब पहला वाला सिर्फ आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है। सो दूसरा बेसिकली हाँ, नहीं एक नहीं, ही आ रहा है। हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ये कंपैरेबल का ये एक बार हम लोग हटा के देख लेते हैं। ठीक है, या मैं यहाँ पे रिटर्न 1 कर लेता हूँ। ये देखो अभी आ गया है ना। सो बेसिकली रिटर्न 0 से मैं आपको बताऊंगा कि क्या मसला है अभी। ठीक है, वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। सो अभी हमने क्या किया, सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लॉजिक नहीं लिखोगे तो ऐसे ही लफड़ा होगा, आपको यहाँ पे अपना लॉजिक कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या लॉजिक लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को आपस में हम कंपेयर कराना चाहते हैं, ताकि मेरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आपस में सॉर्ट हो पाए। लेकिन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को उसके किसी वैल्यू के हिसाब से हम सॉर्ट कराएंगे ना, Yes, sir. तो यस सर। हम आईडी के बिहाफ पे मान लो अगर कराते हैं, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर मान लो हम आईडी के बिहाफ पे कराते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम कहेंगे रिटर्न, ठीक है, ये जो आईडी है ये मैं लिखूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा दिस डॉट आईडी, ठीक है, और इसमें से मैं माइनस करूंगा, ये एम्प्लॉय ओ है, सो मैं करूंगा ऑब्जेक्ट डॉट आईडी। ये हमने कर लिया, ठीक है। और ये करने के बाद जब हमने यहाँ पे रन किया, सो आप देखिए मुझे कौन सा ऑर्डर मिला है अपने एम्प्लॉयज के बीच में,
बताएं जरा कौन सा। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ। असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर मिला, और वहीं में अगर मैं दिस डॉट id को हटा के o डॉट id कर लूं और इधर कर लूं दिस डॉट id, अब अगर रन करूं तो अब डिसेंड। डिसेंडिंग। अब ये कैसे हुआ इस पे हम अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि पहले हम क्या इस तरह के एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डाल पाते थे? नहीं डाल पाते थे ना। तो सबसे पहली बात है कि जिस भी कलेक्शन में जहां भी सॉर्टिंग वाला सीन है, चाहे प्रायोरिटी क्यू है, चाहे ट्री सेट है, चाहे ट्री मैप है, जहां भी इंटरनली सॉर्टिंग होती है, वहां पे अगर आप कोई अपना कस्टम ऑब्जेक्ट डाल रहे हो तो आपको अपना एक कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर का लॉजिक लिखना पड़ेगा, तभी आपका वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि आपके पास 5-4 ऑब्जेक्ट है, इनमें अगर कंपैरिजन का हमने कोड न लिखा होता तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को इसमें डाल ही नहीं पाते, वो एक्सेप्शन आ जाता रन टाइम पे। इतनी बात समझ में आई पहले कि ये लॉजिक हमें लिखना पड़ेगा। तो कंपेरेबल का काम क्या हुआ? कंपेरेबल ऑब्जेक्ट को कंपेयर, इट इज यूज्ड टू कंपेयर ऑब्जेक्ट टू मेंटेन नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बताएं भाई। हाँ, अब अभी इसकी बात करेंगे कि ये कैसे कंपेयर हुआ, इसकी बात हम करेंगे। एक और पॉइंट आप ये जान लीजिए कि जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को अगर मुझे कंपेयर करवाना है, सो कंपेरेबल का लॉजिक सेम क्लास में होगा ना, उसी क्लास में। यस सर। तो यहाँ पे कंपेरेबल जो यूज होता है वो सेम क्लास में यूज होता है। मतलब अगर मेरे को एम्प्लॉय को अगर मुझे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर बनवाना है तो मैं एम्प्लॉय क्लास में इंप्लीमेंट कराऊंगा। अगर मुझे क्रिकेटर क्लास में करवाना है तो मैं क्रिकेटर क्लास में इंप्लीमेंट करवा लूंगा। जी राहुल बोलिए। सर ये जो स्टेटमेंट है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर ऑब्जेक्ट्स टू मेंटेन नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, तो ये इन सब के लिए लागू होगा, इंटीजर फ्लोट वगैरह इन सब के लिए, राइट? जो हमने क्लास बनाया उसके लिए लागू नहीं होगा, राइट? नहीं, ये भी तो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर ही हुआ हमारे एम्प्लॉय का। हाँ बट सर हमने दिया है ना ये इम्प्लीमेंटेशन हाँ, को। तो आपने वो दिया है राइट। तो इंटीजर के अंदर भी तो किसी ने दिया होगा ना। हाँ सर, बट वो तो इंटरनली दिया है कंपेरेबल, हाँ, खुद से तो ही दिया। देखिए, कस्टम कस्टम हम उसको बोलते हैं जिस जो हम एक्सटर्नली राइट करते हैं। अब ये एम्प्लॉय क्लास के अंदर ही हमने लॉजिक लिख दिया ना, तो इसको हम बोलेंगे डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। अगर मुझे कस्टम ऑर्डर देना उसका तरीका अलग होता है। कस्टम ऑर्डर मतलब बाहर से, एम्प्लॉय क्लास के बाहर से दिया जाएगा। समझ रहे राहुल? हाँ सर, मतलब नहीं, डिफॉल्ट तो वो चीज़ होती है ना सर, कि जो लाइक जैसे ये सेटर वगैरह में करते हैं हम क्रिएट, तो वो तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाए, तो वो डिफॉल्ट चीज़ समझ रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये भी तो ओवरराइड किया हमने ना। हमने एक, देखिए, डिफॉल्ट का मतलब, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर मतलब मेरे एम्प्लॉय के पास तो कोई सॉर्टिंग ऑर्डर ही नहीं था। नहीं, तो राइट। जब हमने एक सॉर्टिंग ऑर्डर एम्प्लॉय क्लास के अंदर ही बना दिया तो ये हो गया इसका डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर कि भाई एम्प्लॉय जब भी आप डालोगे इस तरीके से सॉर्ट होगा। अब हाँ आप सर, चाहते वो हैं कि राइट। नहीं यार, मैं आईडी के बेस पे नहीं, नेम के बेस पे सॉर्टिंग करूं, तो क्या यहां पॉसिबल है? ये वाला तो हटाना पड़ेगा, फिर नेम वाला करना पड़ेगा। हाँ सर, राइट राइट। तो ठीक इसके है। लिए हम क्या करेंगे, कस्टम ऑर्डर अलग से बनाएंगे, वो दूसरी क्लास पे बनेगा। सो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर आप किसी एक ही के बिहाफ पे बना सकते हो। अच्छा अच्छा सर। इधर आप आईडी बना लो, एज बना लो, नेम भी बना लो, ऐसे कर सकते हो। तो इसको हम बेसिकली डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर बनाएंगे क्योंकि एम्प्लॉय के पास कोई ऑर्डर नहीं था। जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर से ऑर्डरिंग होती है उसको बोलते हैं डिफॉल्ट ऑर्डरिंग, और जो एम्प्लॉय क्लास के बाहर से ऑर्डरिंग होगी, जो आगे चल के पढ़ेंगे अभी, उसको बोलेंगे हम कस्टम ऑर्डरिंग। समझ गया? अभी क्लियर हुआ? अभी हाँ सर। हाँ सर, मतलब एक तैयार कर सकते हैं, उसको ही डिफॉल्ट वो कहते हैं, जो भी हम एक हाँ क्रिएट करेंगे। जी, उसी क्लास, इसीलिए हमने बोला कि सेम क्लास के अंदर होगा। जिस भी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना चाहते हो सेम क्लास में लॉजिक लिखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये कंपैरिजन कैसे हो रहा है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि ये कंपैरिजन कैसे हो रहा है और आपको आउटपुट कैसे ये दिख रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको मैं कैसे समझाऊँ, इसको साइड में कर लेता हूँ। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें। दिख रहा है इतना सही है? हाँ ठीक है। सबसे पहले हमने ट्री सेट में कौन-सा ऑब्जेक्ट डाला? E2 E2 सबसे पहले E2 डाला हमने, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इस O को मैं प्रिंट भी कर देता हूँ। इस O को मैं प्रिंट भी कर देता हूँ थोड़ा-सा और यहाँ पे आपका आउटपुट खोल लेता हूँ ताकि समझाने आसान रहे। देखिए, सबसे पहले आपने E2 को डाला, ठीक है। तो जब E2 गया, ठीक है, तो कंपेयर टू ने E2 ऑब्जेक्ट को किससे कंपेयर किया? क्या इससे पहले कोई ऑब्जेक्ट है इसके अंदर? नहीं सर, नहीं है। तो इसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो E2 तो जाके प्लेस्ड हो गया। मतलब कि E2 डायरेक्टली गया एम्प्लॉयी ऑब्जेक्ट 2 और वो आपका डायरेक्टली स्टोर हो गया। किसमें स्टोर हो गया? ट्री सेट में। ट्री सेट ट्री सेट में स्टोर हो गया। जब भाई कुछ नहीं था ट्री सेट में तो किससे कंपेयर कराएगा? डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा। देन आपने E1 डाला, ठीक है। अब जैसे ही आपने E1 डाला, अब ट्री सेट सोचेगा कि भाई E1 को मैं E2 के राइट में डालूं कि E2 के लेफ्ट में डालूं, है ना? ये सोचेगा। तो इसके लिए जाएगा एम्प्लॉय क्लास के अंदर, देखेगा कि क्या डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर किया गया है? हाँ भाई, किया गया है। तो अब ये सॉर्टिंग ऑर्डर बताएगा कि E1 E2 के राइट में आएगा कि पहले आएगा। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कुछ इस तरीके से, देखिए। अगर कंपेयर टू मेथड जो आपका है, ठीक है, कंपेयर टू मेथड, इसका रिटर्न टाइप क्या है कंपेयर टू मेथड का? देखिए इंट है। कंपेयर टू मेथड क्या कर रहा है? रिटर्न इंट इंट रिटर्न कर रहा है। सो अगर कंपेयर टू मेथड इंट रिटर्न करने का मतलब क्या है? या तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा या तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना? या तो जीरो रिटर्न यस करेगा। ये तीन संभावनाएं हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या तो जीरो, ठीक है। कंपेयर टू, अगर अगर पॉजिटिव नंबर मिला, मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट डाला और रिटर्न में मुझे एक पॉजिटिव नंबर मिला, तो जो करंट ऑब्जेक्ट है जो आप डाल रहे हो वो जाएगा जो पहले से जो ऑब्जेक्ट है उसके राइट साइड में, मतलब राइट साइड में प्लेस कर देंगे। मतलब राइट साइड में प्लेस करने का मतलब हुआ कि डेटा को बड़ा माना जाएगा। अगर कंपेयर टू ने कोई नेगेटिव नंबर रिटर्न किया, सो करेंटली जो ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट कर रहे हो वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट में। लेफ्ट साइड और अगर आप करंट ऑब्जेक्ट जो डाल रहे हो उसको डालने के बाद कंपेयर टू ने जीरो रिटर्न किया, तो भाई जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बाजू में ही प्लेस कर देगा। इसमें मतलब आप कह सकते हो कि राइट में प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ काम होगा। अब यहाँ पे अगर हम समझे, ठीक है, इस चीज को अगर हम समझे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे भाई मेरा E2 है, मतलब यहाँ पे राइट लेफ्ट ना हो करके, यहाँ पे जीरो पे राइट लेफ्ट ना हो करके जिस ऑर्डर में आप डाल रहे हो वो ऑर्डर ले लिया जाएगा। जैसे मान लो E1 को डाल रहे हो फिर E2 को डाल रहे हो तो E1 के बाद आपको E2 दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि बेस्ड ऑन ऑर्डर विच इन विच यू आर इंसर्टिंग, इन विच यू आर इंसर्टिंग। अब बहुत ध्यान समझना, पॉजिटिव मतलब राइट याद रखना, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, इतना ध्यान रखना बस। अब देखो, अब हमने भाई पहले सबसे पहले तो E2 डाला था, तो क्या फर्स्ट टाइम ट्री सेट में वैल्यू डालते समय क्या कंपैरिजन होगा किसी से? नहीं सर, कोई सर भाई कंपेयर कराएंगे हम। इसीलिए आप देखो फर्स्ट टाइम में यहाँ पे, अच्छा ये इसकी बात करेंगे अभी हम आउटपुट की। सेकेंड टाइम में आपने डाला E1, ठीक है।
E1 आपने डाला। अब E1 ऑब्जेक्ट E2 के राइट में आएगा कि लेफ्ट में आएगा, वो यहां से पता किया जाएगा। अब यहाँ पे E2 और आपका ऑब्जेक्ट की आईडी के बेस पे सॉर्टिंग हो रही है ना। हाँ सर। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया, ओ डॉट आई डी, ओ मतलब ये जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट पहले से स्टोर्ड है वो वाला ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, जो ऑलरेडी स्टोर्ड है वो वाला ऑब्जेक्ट है। और तो अगर मैं इस वाले की आईडी निकालूं, ओ डॉट आई डी, तो कितनी आएगी? 12 हाँ 12 थोड़ा तेज बोलिए। 12 12 सर। हाँ E2 डाला था तो ओ डॉट आई डी आ गई कितनी? 12 आ गई। ठीक है, ओके बढ़िया है। और दिस डॉट आई टी मतलब करेंटली जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जा रहा है, तो करेंटली जो ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं उसकी आईडी कितनी है? 11 11 है। ठीक है, तो अगर 12 माइनस 11 करेंगे तो नंबर पॉजिटिव आया कि निगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि जो मेरा डेटा होगा वो E2 के राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? राइट में। तो ये हो गया E1 यहाँ पे आ गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम E3 डाल रहे हैं। चलो भैया E3 डाला जाएगा। अब E3 कहाँ जाएगा, एकदम लेफ्ट में कि एकदम राइट में, किधर जाएगा भाई E3? तो सबसे पहले E3 हमारा जो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट डाला था उससे कंपेयर होगा। ठीक है, तो E3 विल कंपेयर विथ E2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ E3 कंपेयर होगा E2 से। तो अगर मैं सेकंड पोजीशन यहाँ पे कहाँ लिखूं यार, यहाँ लिख देता हूँ मैं। चलो थोड़ा सा स्पेस देके, तो ये पहली बार हो गया। सेकंड टाइम में हम कौन सा ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं? E3। और E3 की आईडी कितनी? 30। और E3 सबसे पहले, देखो हमारे सेट में 2 एलिमेंट है, लेकिन कंपेयर हमेशा उससे होगा जो हमने फर्स्ट डाला था। सो अगर E3 और E2 को कंपेयर कराया जाए तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव? ओ डॉट आई डी E2 की आईडी 12 है ना, और E3 की आईडी कितनी? 13 निगेटिव आएगा। 13। तो ये आ गया निगेटिव आ गया। निगेटिव का मतलब ये हुआ कि जो मेरा E3 होगा वो E2 के राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? लेफ्ट में। सो E3 यहाँ आ गया, E3 यहाँ आ गया, E2 यहाँ आ गया, E1 यहाँ आ गया। सो यहाँ पे कोई लफड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई यहाँ तक सबको? सर जो क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट डाला वो कांस्टेंट रहेगा राइट? फिर से बोलिए। फर्स्ट टाइम जो हमने ऑब्जेक्ट डाला है सर वो कांस्टेंट रहेगा ना कंपैरिजन के लिए? सबसे पहले उससे कंपेयर कराया जाएगा। अब उससे कंपेयर कराने से हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आया? लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। हाँ जी। अब इसके लेफ्ट में चूंकि कोई डेटा नहीं है तो रिकंपैरिजन नहीं होगा, डेटा ही नहीं ना। इसके लेफ्ट में और होता तो फिर से कंपेयर होता। अभी E4 के केस में देखना आप, क्लियर होगा आपको। अब E4 हम डालेंगे तो सबसे पहले कंपैरिजन किससे होगा? E3। नहीं, हमेशा E2 से होगा। मैंने बताया ना, स्टार्टिंग कंपैरिजन हमेशा इससे होगा। ठीक है, आप देखो जब हम चौथा डेटा डाले हैं, चौथा डेटा जो कि मेरी आईडी कितनी है? 14 है। ठीक है, तो 14 वाला डेटा भी देखो यहाँ 12 से कंपेयर हुआ है फोर्थ टाइम में। सो चूंकि मैंने ओ प्रिंट कराया हुआ है। सो चौथा डेटा के लिए आइए हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। चौथा डेटा के लिए पहला तो और इस ऐसे ही हो गया था, दूसरा तीसरा हमने देखा। तो चौथे की आईडी कितनी? 14। अब ये कंपेयर किससे होगा? मेरे सेट में ये 3 एलिमेंट E2 सर।
E2 से होगा। E2 की आईडी कितनी? 12। ठीक है, तो अगर मैं 14 में से, एक मिनट यार, इससे पहले वाले में हमने कुछ गड़बड़ी कर दिया क्या? ओ डॉट आई डी है ना, तो गलत कर रहे हैं ना। ओ डॉट आई, हाँ, ओ में 12 होगा और फिर माइनस हो जाएगा, मतलब ओ मतलब E2 की आईडी जो कि हमारी 12 है, ठीक है, और करंट ऑब्जेक्ट की आईडी कितनी है? 14। नंबर कितना आया? निगेटिव, निगेटिव आया। मतलब सबसे पहले E4 आपका E2 से कंपेयर हुआ, तो E2 से कंपेयर होने के बाद हमने क्या समझा कि इसके लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? बताइए। लेफ्ट में E4 जाएगा। E2 की लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? लेफ्ट में जाएगा सर। लेकिन अगर आपने इसको लेफ्ट में डाल भी दिया, मान लीजिए हमने E4 यहां डाल दिया, E2 यहां आ गया और E1 यहां हो गया, लेकिन आप ये बताइए कि क्या E4 एकदम किनारे हो गया कि E4 के बगल में फिर से एक एलिमेंट है? E4 के एलिमेंट में एक एलिमेंट है। हाँ, इसके बगल में फिर से एलिमेंट है। देखो यहां से हम लेफ्ट गुजरे तो अब हमें हमारे पास फिर से एक एलिमेंट आ गया सामने, तो अब इससे भी कंपेयर कराया जाएगा कि क्या कहीं E4 की पोजीशन सही है, या ऐसा तो नहीं कि E3 के भी बाजू में जाना है। सो फर्स्ट हमेशा E2 से कंपैरिजन होगा, पहले वाले से कंपैरिजन होगा। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट या राइट में जाने के बाद अगेन एक और ऑब्जेक्ट है तो उससे भी कंपैरिजन होगा। सो E4 का कंपैरिजन E3 से भी होगा अब। सो अब हम फोर्थ वाले में एक और कंपैरिजन हो गया भाई, E4 एंड E3 का। तो पुराना ऑब्जेक्ट कौन है? ओ डॉट आईडी किसकी आईडी मिलेगी? E3 की। E3 की आईडी कितनी? 13। 30। और हमारे E4 की स्टिल 14। तो हमें अगेन हमें निगेटिव नंबर मिलेगा। मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट में ये पुराना था, ये अपना करंट ऑब्जेक्ट है, तो पुराने ऑब्जेक्ट की आईडी E3 की आईडी 13 और करंट की 14, अगेन निगेटिव आया। मतलब E4 E3 के कहां जाएगा? लेफ्ट की राइट में ही रहेगा? लेफ्ट में जाएगा। सो E4 यहां आ जाएगा और E3 यहां आ जाएगा। तो क्या हमारा ऐसे ही नहीं मिला था आउटपुट? बताइए, समझ में आया सबको कैसे काम हुआ इसमें? यस सर। तो फर्स्ट टाइम जब हमने डाला था तो ये जो ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट और मेरा रखा हुआ ऑब्जेक्ट कॉमन था, इसीलिए फर्स्ट टाइम में सिस आउट में क्या आया? 12 आया। सेकेंड टाइम जब हमने डेटा ऐड किया तो सेकेंड टाइम हमने कौन सा? E1 किससे कंपेयर हुआ? E2 से, इसीलिए यहाँ पे देखिए E2 की आईडी आई। थर्ड टाइम जब हमने E3 डाला तो E3 फर्स्ट किससे कंपेयर हुआ? E2 से ही कंपेयर हुआ, E2 से, और उसके लेफ्ट में आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगेन हमें ओ डॉट ओ में E2 ऑब्जेक्ट मिला। एंड फोर्थ टाइम में 2 बार कंपैरिजन हुआ है, इसीलिए कंपेयर टू मेथड 2 बार चला है। देखिए फर्स्ट कंपेयर किससे हुआ? 12 से, मतलब E4 फर्स्ट 12 E2 से कंपेयर हुआ, एंड देन E4 किससे कंपेयर हुआ? E3। हाँ, E3 से कंपेयर हुआ। समझ गए सब लोग? इसीलिए देखो कंपेयर टू, शुरू में तो 1 बार 2 बार 3 बार चला, लेकिन चौथा वाला डेटा डालने समय चूंकि 2 बार कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए चौथे बार में हमें आपको देखिए यहाँ पे 2 बार कंपेयर टू में सिस आउट आ रहा है। तो इस तरीके से हम नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर बना सकते हैं, एक अपने ऑब्जेक्ट का कुछ भी सॉर्टिंग ऑर्डर बना के रख सकते हैं। बताइए भाई, कंपेयर टू कैसे काम करता है? सबको समझ में आया? सिर्फ क्या हो रहा है, आपको सिर्फ ये बात ध्यान देना, ये की पॉइंट ये है, पॉजिटिव आया तो राइट में डालोगे, निगेटिव डालोगे तो निगेटिव तो लेफ्ट में डालोगे, और जीरो आया तो जिस ऑर्डर में डाल लो उसी ऑर्डर में बैठ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हम कंपैरेबल का कंपेयर टू यूज करते हैं। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये आपको इससे उससे कंपेयर कराना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। चलिए ये तो सिंपल था। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं,
ओ डॉट आई डी की जगह हम कर लें दिस डॉट आई डी, और यहाँ पे हम कर लें ओ डॉट आई डी। जस्ट ऐसे ही, मैं एक मिनट पहले एक काम करते हैं यार, पहले कोड ऐड कर लेते हैं, फिर हम आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करवा देते हैं। तो ये यहाँ पे गया एंड इसको कॉपी करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब आप समझिए, अगर मान लीजिए इसको हमने कर लिया दिस डॉट आई डी और इसको कर लिया हमने ओ डॉट आई डी, आप बताइए सबसे पहले जब हमने E2 को डाला तो E2 के समय करंट ऑब्जेक्ट और अंदरूनी ऑब्जेक्ट दोनों कौन होगा? सेम ही ऑब्जेक्ट होगा ना? सेम ऑब्जेक्ट। सेम होगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, E2 डायरेक्ट घुस जाएगा। जब E1 को डालेंगे तो E1 कंपेयर किससे होगा? E2 से। E2 से कंपेयर होगा, हर बार E2 से फर्स्ट होगा। सो E1 डालेंगे तो E2 से कंपेयर होगा, ठीक है। तो E1 E2 से कंपेयर होगा, तो दिस डॉट आईडी करंटली कौन सा डेटा डाल रहे हैं? E1 की आईडी कितनी? 11। और E2 की आईडी ओ डॉट आईडी मतलब जो पहले से डाला हुआ है, पहले से कौन? E2 डाला हुआ है, तो ओ डॉट आईडी कितना आएगा? 12 हाँ 12 है सर। 12 आएगा। तो नंबर आ गया निगेटिव। क्या लगता है, राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? लेफ्ट में। तो यहाँ पे लेफ्ट में आ गया, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हमारा पहले देखिए E1 राइट में गया था, लेकिन जैसे ही हमने ऑर्डर बदल दिया ये लेफ्ट में आ गया। सो कहने का मतलब है कि अगर आप करंट वाला पहले रख देते हो, ये इस तरह से रख देते हो, तो बस ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। समझ गए ना ये फंडा पूरा? हाँ सर। चलो, अब ये तो हो गया डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, इसको हम लोग बोलेंगे, हमने मेरे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर क्या है, तो हमने बाय डिफॉल्ट उसको डिसेंडिंग बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब उसको अभी दिस डॉट कर दें तो असेंडिंग हो गया, अब ये हमारा असेंडिंग हो गया, ये देखिए। अब मैं ये एम्प्लॉय हटा देता हूँ, ये बस आपको दिखाने के लिए हमने किया था, तो ये असेंडिंग बन गया। अब एक और इंटरफेस आता है जो बिल्कुल सेम काम करता है बट पर्पस अलग होता है थोड़ा सा। तो एक होता है कंपैरेबल और एक होता है कंपैरेटर, ये यहाँ लिखा ही था। कंपैरेटर बेसिकली जावा यूटिल पैकेज का इंटरफेस है, जिसके अंदर आपको एक कंपेयर नाम का मेथड मिलेगा। कंपेयर नाम का मेथड, इसका काम क्या है भाई? इसका काम ये भी एक इंटरफेस है। इट इज यूज्ड टू कंपेयर ऑब्जेक्ट टू मेंटेन कस्टम ऑर्डर। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको कस्टम ऑर्डर बनाना है, अब आपको लग रहा होगा कि ये भी तो कस्टम ही ऑर्डर है। नहीं भैया, ये कस्टम ऑर्डर नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जी राहुल कहिए। सर ये जो जैसे वो पॉजिटिव आए तो राइट साइड लेफ्ट साइड, ये तो हमने ही डिसाइड किया है ना सर, जब हमने वो मेथड क्रिएट किया, राइट? देखिए हम थोड़ी ट्री सेट पे वैल्यू डाल रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं ना कि भाई हम यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा। अगर मेरे करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की आईडी एग्जिस्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट की आईडी से अगर बड़ी होगी तो पॉजिटिव वैल्यू चल जाएगी, तो यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई अगर मेरी आईडी जो हम वैल्यू करेंटली जो डाल रहे हैं और पहले वैल्यू से अगर वो बड़ी है तो उसको पॉजिटिव कर दो, और पॉजिटिव जब इसे आप इसको पॉजिटिव करेंगे तो आपका डेटा कहाँ जाएगा? राइट में जाएगा। तो ये चीज है। मतलब वो बाय डिफॉल्ट इंटरनली राइट में भेजेगा, राइट? हाँ वो इंटरनली भेज रहा है। तो ये तो हमने आईडी के बेस पे कर लिया। आपको एज के बेस पे करना है तो दिस डॉट एज लगा दो, एज के बेस पे कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। आप नेम के बेस पे कर सकते हो। तो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर जो होता है वो बेसिकली की के बेस पे हो तो अच्छा है। जैसे मान लो आईडी सबकी यूनिक होगी तो आईडी के बेस पे हमने कर दिया।
अब मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को अपने इस ट्री सेट को जो कि एम्प्लॉय टाइप का है उसको नेम के बेस पे सॉर्ट करना है, नेम के बेस पे, बेस्ड ऑन नेम। तो मैं क्या करूं, आप बोलेंगे कि यहां पे आप दिस डॉट नेम लगा दो, ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा। अगर नेम के बेस पे करोगे तो हर बार जब हम ट्री सेट में एम्प्लॉय डालेंगे तो वो नेम के ही बेस पे होने लगेगा ना। हाँ सर। वो तो भाई उसका डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर बन गया है ना। हमें एक बार चाहिए बेस्ड ऑन नेम, हमें एक बार चाहिए बेस्ड ऑन एज। लो भाई, तो जो कंपैरेबल होता है वो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर करता है इन सच अ वे कि आप किसी एक ही डेटा पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। आईडी पे किए हो तो आईडी पे, एज पे किए हो तो एज पे, नेम पे किए हो तो नेम पे। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो ये डिफॉल्ट चाहिए। मेरे को अगर कुछ भी नहीं करने का है तो मैं डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर यूज कर लूंगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में मुझे नेम के बेस पे सॉर्टिंग करवाना है, कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में मुझे एज के बेस पे करवाना है। तो यहाँ पे कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर नहीं बनाना पड़ेगा हमें अब, हाँ क्योंकि डिफॉल्ट वाला तो आईडी के बेस पे हो रहा है। तो अब मुझे कस्टम वाला बनाना होगा जिसके लिए हम कंपैरेबल को यूज करते हैं। सो ये भी एक इंटरफेस है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर ऑब्जेक्ट टू मेंटेन कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर। ये सेम क्लास में नहीं होता है, ये डिफरेंट क्लास में इसका लॉजिक लिखा जाता है। क्योंकि सेम क्लास में लॉजिक किसका लिखा जाता है, कंपैरेबल का, comparable। जो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक सिंपल आपको बेस्ड ऑन नेम बनाना है। आइए एक क्लास बनाते हैं हम और यहाँ लिखते हैं बेस्ड ऑन नेम या ऑर्डर बेस्ड ऑन नेम। ये हमने क्लास मल्टीपल बना ली, कंपेयर टू ऑर्डर मेजर बेस्ड ऑन नेम। जी, मल्टीपल कंपेयर टू मेजर नहीं क्रिएट कर सकते एक क्लास में। लो भाई, आप एक मेथड को दो बार बना सकते हो क्या? नहीं, ओवरराइड नहीं कर सकते। एक मेथड को आप दो बार नहीं, ओवरलोड बोलेंगे उसको, लेकिन ओवरलोडिंग में हाँ आपको ये चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये चेंज कर दोगे तो पॉसिबल है। होगा, पैरामीटर डिफरेंट पैरामीटर डिफरेंट। पैरामीटर राइट डिफरेंट करोगे तो कंपैरेबल का मेथड थोड़ी रह जाएगा, वो तो राइट स्पेशलाइज्ड मेथड हो गया। तो मल्टीपल कंपेयर टू कैसे बन ही नहीं सकता। राइट। ठीक है, समझे? हाँ सर, हाँ सर। तो ऑर्डर बेस्ड ऑन नेम एक क्लास बना ली, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। कस्टम में आप अलग क्लास में एक जगह ऑर्डर बेस्ड ऑन नेम को लॉजिक लिख दोगे, ऑर्डर बेस्ड ऑन एज का दूसरी क्लास में लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं ऑर्डर बेस्ड ऑन एज। इसमें से एक मैं बनाऊंगा, एक आप बनाइएगा ना। तो मैं स्ट्रिंग वाला बना लेता हूं क्योंकि स्ट्रिंग में आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ऑर्डर बेस्ड ऑन नेम। अब मेरे को भाई अपने ट्री सेट ऑफ एम्प्लॉय को नेम के बेस पे सॉर्टिंग करवाना है। सो मैं कस्टम ऑर्डर की जगह यूज करूंगा, सॉरी डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर कंपैरेबल के बजाय मैं यूज करूंगा कस्टम नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। किसको? कंपैरेटर को। कंपैरेटर, तो नाम में ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा ही सा इधर उधर होगा, गड़बड़ा जाएगा। कंपैरेटर में किसको करने वाले हैं भाई हम? कंपेयर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को। इसका मेथड मिलेगा आपको कंपेयर। इंटरव्यू में कई बार पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपेयर टू एंड कंपेयर। तो आप बोलेंगे कंपेयर टू मेथड जो है वो कंपेरेबल इंटरफेस का मेथड है और कंपेयर मेथड कंपैरेटर इंटरफेस का मेथड है। अब यहीं से सवाल चेंज हो जाएगा कि भाई कंपैरेटर और कंपैरेबल में क्या डिफरेंस है। तो अब बताएंगे कि कंपैरेबल यूज किया जाता है डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के बीच में मैं डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर करना चाहता हूं तो सेम एम्प्लॉय क्लास को ही
कंपैरेबल को इंप्लीमेंट करना होगा और सेम एम्प्लॉय क्लास के अंदर ही मुझे उसके मेथड कंपेयर टू को ओवरराइड करके लॉजिक लिखना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें कंपेयर मेथड की, तो कंपेयर यूज किया जाता है कस्टम ऑर्डर के लिए, जिसमें मैं जिस ऑब्जेक्ट में कस्टम ऑर्डर लगाना चाहता हूं उसके बाहर लॉजिक लिखूंगा, अंदर नहीं लिखूंगा, उसके बाहर लिख करके और कंपेयर मेथड में लॉजिक लिखूंगा, जो भी आप देखोगे। जी आदर्श कहिए। सर ये कंपेरेबल इंटरफेस से अपन स्ट्रिंग बेस्ड ऑन स्ट्रिंग नहीं कर सकते सॉर्टिंग? आईडी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन स्ट्रिंग ही उसका डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर हो गया। अब बेस्ड ऑन एज कैसे करोगे आप? अच्छा। वही हमने बोला, कोई एक ही कर सकते हैं। अच्छा, तो इधर आप स्ट्रिंग से किस बेस पे होगा सर? उसके आस्की वैल्यू के बेस पे, लेक्सिकोग्राफिकली अभी हम वही बताने वाले हैं। तो कहने का मतलब है आप किसी बेस पे भी कर सकते हो, लेकिन वही हो गया ना, जिस बेस पे कर दिए वो उसका डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर बन गया। अब मान लो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के बेस पे किया होता और किसी पर्टिकुलर केस में मुझे आईडी के बेस पे जरूरत पड़ जाती, तो क्या करते हम? आप ही बताइए। कंपैरेटर करिएगा। उसके लिए हम कंपैरेटर का यूज करेंगे फिर, क्योंकि डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर नेम के बेस पे अगर हुआ है तो आईडी और एज के बेस पे अगर करना है, या फिर और कुछ 3-5 और भी मान लीजिए फील्ड है उनके बेस पे करना है, सो अलग से मुझे कंपैरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो कंपैरेबल किसी की बेस पे कर सकता है, बट ओनली वन किसी एक को आप यूज कर लो इसमें। ठीक है, अभी आदर्श क्लियर हुआ? जी सर। तो यहाँ पे हो गया। अब ऑर्डर बेस्ड ऑन नेम का अगर मुझे करना है भाई मेरे को, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा इम्प्लीमेंट्स कंपैरेटर और इसका मेथड मुझे मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ बेस्ड ऑन एज में कर दिया था, कोई बात नहीं, चलो ये आप करना, मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैसे काम करेगा भाई? देखो, मामला तो वही है, बिल्कुल सेम है कि मान लो अगर आपने E2 को डाला, सबसे फर्स्ट आपने E2 को डाला, तो E2 किसी से कंपेयर तो होगा नहीं, नहीं सर। वो तो सीधा घुस जाएगा। अब आपने अगर E1 को डाला तो E2 के राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि वहां से वैल्यू किस टाइप की आ रही है। अगर पॉजिटिव रिटर्न हुई तो बताइए राइट में कि लेफ्ट में? राइट में। ठीक है, अब मुझे भाई क्या करना है, एम्प्लॉय O1 है और एम्प्लॉय O2 है। ठीक है, तो E1 E2 कर लेते हैं, E1 E2 ये हो गया। E1 मतलब जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट होगा और E2 हमारा जो पहले से है। तो मैं बोलूंगा कि E1 डॉट गेट नेम। ठीक है, E1 का नेम निकाला और देन मैं इसमें लगा लूंगा कंपेयर टू मेथड और मैं कर लूंगा E2 डॉट गेट नेम और यहां से मैं रिटर्न कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब आप बताइए, सबसे पहले आपने सेकेंड वाला लेते, पहला तो एज इट इज स्टोर हो जाता है। आपने E1 डाला, ठीक है, अब जब आपने E1 डाला तो E1 डॉट गेट नेम, क्या नेम मिलेगा बताइए? राजू। ए राजू, ठीक है, और E2 डॉट गेट नेम में क्या मिलेगा? बी राजू। E2 में हाँ बी राजू, क्योंकि E2 पहले से था तो बी राजू। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कंपेयर टू मेथड है। ये बताइए कौन सी क्लास का कंपेयर टू मेथड चल रहा है? कंपैरेटर। तो नहीं, कौन सी क्लास के अंदर इस कंपेयर टू मेथड को रखा गया होगा? ये कौन सी क्लास का मेथड है? कंपेरेबल तो इंटरफेस है ना, कोई क्लास ने तो उसको इंप्लीमेंट किया होगा। ऑर्डर बेस्ड ऑन नहीं, आई एम आस्किंग कि हम एक मेथड को कॉल किए हैं तो ये मेथड कहीं ना कहीं होगा ना, ये कहाँ का मेथड है? ऑब्जेक्ट क्लास में। गेट नेम आपको क्या देता है? स्ट्रिंग। आप बताइए E1 डॉट गेट नेम से आपको क्या मिला? स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग मिला, तो ये कंपेयर टू किसका मेथड होगा? स्ट्रिंग क्लास। तो स्ट्रिंग क्लास का ये मेथड है। सो ए राजू को कराया गया कंपेयर टू कराया गया बी राजू से, ठीक है, सिंपल ये कराया गया। अब इसका लॉजिक चाहे तो आप स्ट्रिंग जाके देख सकते हो, सिंपल रहेगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो राइट में, नेगेटिव आएगा तो लेफ्ट में, ये सीन रहेगा। सो अब कंपेयर कैसी होती है स्ट्रिंग? आप बाकी कैरेक्टर को ना देखें, इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को देखा जाता है। तो फर्स्ट कैरेक्टर, अगर फर्स्ट कैरेक्टर सेम है तो उसके नेक्स्ट कैरेक्टर को देखा जाएगा, या फिर डायरेक्टली प्लेस किया जाएगा। अब पहला कैरेक्टर ए है और यहाँ पहला कैरेक्टर बी है, किसकी आस्की? अब मैं ऐसा मैं बोलूं कि पहला कैरेक्टर ए है, ए की आस्की कितनी आएगी? 97। और बी की 98। ठीक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 97 माइनस 98 कर देंगे। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कंट्रोल शिफ्ट टी करके स्ट्रिंग क्लास, और स्ट्रिंग क्लास के अंदर कंपेयर टू मेथड, यहाँ पे कंपेयर टू कहाँ गया है? another string, so कई सारा कंपेयर टू लेके रखा हुआ है। कंपेयर, हाँ यही वाला तो है यार, बट ये ओवरराइड क्यों नहीं किया इसने यार? कहीं लिखे लगाया होगा इसने ऊपर में कहीं, इतना 3-5 तो लिख करके रखा हुआ है। सो यहाँ का लॉजिक तो बहुत सारी चीजें लेके रखा हुआ है इसमें तो। कंट्रोल एफ, कंपेयर टू, और कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है देखो। चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। अब ये सब तो आपको ये सब यहाँ पे बीच बीच में इनम्स वगैरह आया है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 97 है और ये 98 है, तो 97 माइनस 98 कितना है अपने पास? निगेटिव। तो निगेटिव मतलब कि ए राजू बी राजू के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? लेफ्ट। क्योंकि पहले तो बी राजू स्टोर हुआ था, सो लेफ्ट में आएगा। तो अगर हम रन करके देखें तो देखिए ए राजू, बी राजू, सी राजू एंड डी राजू। अब वहीं अगर मैं E2 को कर दूं E1 से, ठीक है, तो E2 मतलब पुराना ऑब्जेक्ट, पुराना ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा था? बी राजू। E2 का नाम क्या था? बी राजू ना। और जो करेंटली डाल रहे हैं E1 उसका नाम ए राजू। अब इसकी आस्की कितनी हो गई? 98, और इसकी हो गई 97। वही सेम जो हमने अभी पहले बताया था, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। तो अब 98 माइनस 97 कितना हो गया? पॉजिटिव नंबर आ गया ना। तो राइट में जाएगा लेफ्ट में जाएगा? राइट। हाँ राइट में जाएगा। मतलब कि अगर इस केस में आप देखोगे तो जो छोटा कैरेक्टर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली बनेगा, बी के राइट में ए जा रहा है, डिसेंडिंग बनेगा। देखो तो 1 मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ए डिसेंडिंग नहीं आया ना? E2 डॉट गेट नेम कंपेयर टू, कुछ तो भी लफड़ा हुआ है। ये हमें वही अपना ये वाला सॉर्टिंग ऑर्डर ही दे रहा है ना? ऑर्डर बेस्ड ऑन नेम चल ही नहीं रहा है हमारा। क्यों भाई? इवन इसलिए नहीं चल रहा है कि क्या ऑर्डर बेस्ड ऑन नेम हमने यहाँ पे कहीं दिया है? चलेगा कैसे बताइए भाई, क्या दिया है हमने कहीं यहाँ पे? नहीं दिया है। सो जब भी आपका डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर बनाना है तो आप अपने क्लास में तो ये कर लेंगे, लेकिन कस्टम अगर आपने कोई
ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कंपैरेटर इंप्लीमेंट किया है, सो अपनी ट्री सेट के कंस्ट्रक्टर में आप दे सकते हैं यहाँ पे न्यू ऑर्डर बेस्ड ऑन नेम। ये अभी देखो पुराना मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सब आ रहा था ना इससे पहले, वो यही वाला चल रहा था अपना। क्या प्रूफ है, मैं सिस आउट करके कुछ स्टार प्रिंट कर देता हूँ और मैं न्यू ऑर्डर बेस्ड ऑन नेम हटा देता हूँ। जब ये नहीं दोगे तो कोई हमने कस्टम ऑर्डर दिया है क्या यहाँ पे? नहीं सर। नहीं दिया है, तो स्टार स्टार आएगा आपको। देखो मतलब कि डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर चल रहा था, हम लोग झूठ मूठ का कंपेयर कर रहे थे डिफॉल्ट नेचुरल, लेकिन अब हमने क्या किया, अपना कस्टम दे दिया न्यू ऑर्डर बेस्ड ऑन नेम। अब ये देते ही जब मैंने रन किया एक भी स्टार नहीं आया, क्या मेरा डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर चल रहा है? नहीं सर। अब मेरा कस्टम वाला चल रहा है। अब कस्टम वाला देख लो कि हमने E1 को E2 से कराया है, बताइए असेंडिंग आएगा कि डिसेंडिंग आएगा? E1 का गेट नेम बताइए, E1 का नेम क्या आएगा? बी राजू। ए राजू। और E2 का नेम बी राजू। बी राजू। तो कंपेयर कराएंगे तो ए की आस्की 97, बी की 98, तो नेगेटिव नंबर आएगा, हाँ सर। है ना? ए की हमारी आएगी 90, हाँ नेगेटिव नंबर आएगा, तो नेगेटिव में राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? लेफ्ट में। तो पहले चूंकि बी राजू स्टोर था तो ए राजू उसके लेफ्ट में जाएगा। क्या देखिए बी राजू के लेफ्ट में ही ए राजू, और वहीं अगर मैं बदल E2 कर दूं E1 कर दूं तो E2 मीन्स बी राजू, E1 मीन्स ए राजू। बी राजू की आस्की 98, इसकी 97। अभी 98 माइनस पॉजिटिव नंबर आया तो ए राजू बी राजू के राइट में जाएगा, मतलब डिसेंडिंग हो जाएगा। ये देखिए डी राजू, सी राजू, बी और ए। तो क्या अभी जो आपको सॉर्टिंग दिख रही है क्या वो नेम के बेस पे नहीं हो रही है? हाँ सर। अभी मैं क्या करता हूँ, यस सर। बी राजू की सॉरी आईडी सबसे छोटी कर, देखो आईडी सबसे छोटी वाला भी सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि क्या हमारा आईडी के बेस पे ऑर्डर हो रहा है? नहीं सर, नेम के लिए सर। नेम के बेस पे। सो इसको हम बोलेंगे कि मेरा कस्टम ऑर्डर है। अगर ये एक्सटर्नली मैं एक ऑर्डर दे रहा हूं, अगर एक्सटर्नली ऑर्डर ना दूं तो किसके बेस पे ऑर्डरिंग होगी? डिफॉल्ट सॉर्टिंग। हाँ डिफॉल्ट होगी, जो हमने आईडी के बेस पे रखा था। सो इसको हम बोलते हैं कस्टम ऑर्डर और इसको हम बोलते हैं नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। बताइए अभी कंपैरेबल और कंपैरेटर क्लियर हुआ आप लोग को? यस ये सर। पॉइंट भी हमने यहाँ पे लिखा। तो इंटरव्यू में पूछ देता है ना, कंपेयर मेथड, कंपेयर टू मेथड, कंपैरेबल, कंपैरेटर। सो बस आपको ये प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लेना है और की पॉइंट यही है ये कि जब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा। तो कंपैरेटर बेसिकली आपको हर हर कलेक्शन के कंस्ट्रक्टर में कंपैरेटर नहीं मिलेगा। जैसे आपने एरे लिस्ट बनाओ, अगर मैं न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, देखो एरे लिस्ट में क्या कोई कंपैरेटर टाइप का है? नहीं सर। नहीं है। तो क्या एरे लिस्ट में एलिमेंट्स कंपेयर होते थे क्या? होते थे। नहीं होते थे, सॉरी। नहीं होते। प्रायोरिटी क्यू में होते थे, तो प्रायोरिटी क्यू में हाँ कंपैरेटर सर। मिलेगा। प्रायोरिटी क्यू में प्रायोरिटी क्यू देखो कंपैरेटर मिल रहा है। हाँ सर। मतलब प्रायोरिटी क्यू कंस्ट्रक्टर में आप कंपैरेटर डाल सकते हो, ट्री सेट के कंस्ट्रक्टर में आप कंपैरेटर डाल सकते हो। तो जहां ऑर्डर वाला सीन है वहां कंपैरेटर आ जाएगा। डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर करना है तो कंपैरेबल, और कस्टम ऑर्डर डालना है तो कंपैरेटर। तो चलिए एक प्रोग्राम मैं ये भी ऐड कर देता हूं यहाँ पे आपका। तो अब ऑर्डर बेस्ड ऑन एज आप लोग कर लेंगे, हाँ सर। तो बिल्कुल आप उसको ट्राई कीजिएगा बनाने का। और ये हो गया हमारा, ये तो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर बना दिया हमने एम्प्लॉय का।
और ये हो गया हमारा खुद का ऑर्डर, कस्टम ऑर्डर। चलिए, तो ये था हमारा कंपैरेबल और कंपैरेटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कलेक्शंस क्लास की। जावा में कलेक्शंस नाम की एक क्लास है भाई साहब, बहुत अच्छी क्लास है ये। कलेक्शंस क्लास बेसिकली क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह की मतलब एक तरह की ऐसी क्लास है, इट contains lot of static method for सर्चिंग करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए, ठीक है, या फिर मैनिपुलेशन करने के लिए बहुत सारे स्टैटिक मेथड आपको प्रोवाइड करती है। मतलब कलेक्शंस एक ऐसी क्लास है जो इसके अंदर कई सारे आपको स्टैटिक मेथड मिलेंगे, जिस स्टैटिक मेथड से आप किसी भी कलेक्शन, चाहे लिस्ट हो, चाहे सेट हो, चाहे मैप हो, इनमें आप कोई डेटा सर्च करना चाहते हैं, कोई डेटा मान लीजिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, अपने कलेक्शन को शफल करना चाहते हैं, मतलब कलेक्शन के साथ और ज्यादा अगर आपको गेम प्ले करना है जो आपको नॉर्मल कलेक्शन के क्लास के मेथड में नहीं मिलता है, वो यहाँ मिल जाएगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाते हैं, अभी आपको जब कोड लिखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट को मैं बनाता हूं एम्प्लॉय टाइप का मैंने बना दिया, ये लीजिए। या फिर पहले तो मैं ये मेरे पास ये ट्री सेट है, ठीक है, ट्री सेट है मेरे पास यहाँ पे, और ये हो गया हमारा, ऐड किया हमने और सिस आउट किया ट्री सेट। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर आएगा या फिर कस्टम आएगा? डिफॉल्ट आएगा सर। डिफॉल्ट आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपैरेटर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कंस्ट्रक्टर में नहीं डाला है, सो डिफॉल्ट आएगा। तो डिफॉल्ट में क्या किया है, दिस पहले लिया है ना, ठीक है, तो दिस पहले लिया है तो असेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए, तो 4 आया है, 12, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर आया। अगर मैं ऐसा कर दूं यहाँ पे कलेक्शंस यहाँ काम नहीं कर रहा है, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, ये कर दिया हमने। तो यहाँ पे आप देखिए, क्या ये रिवर्स ऑर्डर हो गया? हाँ सर। अब समझो आप बात को, अगर मेरे ट्री सेट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर हमने इस तरीके से बनाया है कि वो असेंडिंग है। अब मान लो कहीं किसी केस में मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर की नीड पड़ जाए और मेरे पास कलेक्शंस क्लास न होती, तो हम अपने डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के खिलाफ डिसेंडिंग में कैसे कर सकते थे? कस्टम क्रिएट कर। हाँ करेक्ट, हम कंपैरेटर के पास जाते हैं, हम एक नई क्लास बनाते हैं, वहां लॉजिक लिखते हैं और उसके लॉजिक में हम o.id माइनस इसका रिवर्स कर देते हैं। उतना करने की क्या जरूरत है, कलेक्शंस क्लास ये छोटे मोटे काम आपको हल्का करती है। ऐसा नहीं कलेक्शंस क्लास ना होती तो हम ये काम ना कर पाते, बट क्या इसने आपका काम आसान नहीं किया? हाँ सर। सो यहाँ पे आपने जो बेसिक रिवर्स अगर आपको करना है तो आप डायरेक्टली कर लिए। तो एक यूज आपने कलेक्शंस का देखा, और मैं कंट्रोल शिफ्ट टी करके आपको दिखा भी देता हूं कलेक्शंस क्लास, इसके स्टैटिक मेथड, इसमें देखिए मेथड सारे स्टैटिक आपको मिलेंगे। देखिए स्टैटिक मेथड, फिर देखिए यहाँ पे स्टैटिक मेथड, इसीलिए हमें कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा क्या? नहीं बनाना पड़ा, डायरेक्ट। तो इस तरह के, हाँ डायरेक्ट कॉल कर लिया। तो इस तरह के काम कलेक्शंस क्लास में बहुत सारे हो जाते हैं। तो एक तो एग्जांपल हमने आपको ये दिखाया, पहले तो हम कॉपी करके
यहाँ पे सबसे पहला हमने एग्जाम्पल देखा, क्या है भाई ये एग्जाम्पल, प्री डिफाइंड कंपैरेटर, बोल सकते हैं इसको प्री डिफाइंड कंपैरेटर, कंपैरेटर। जी राहुल बोलिए। सर ये जो कलेक्शंस क्लास है, मतलब ये जो हम जितने सारे क्लासेस पढ़ते हैं उसमें से एक है, या फिर ये कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कोई ऐसे क्लास बना कलेक्शन दी गई है? फ्रेमवर्क के अंदर एक कलेक्शंस क्लास है, ये हायरार्की में नहीं आती। अच्छा, मतलब जो ये सिर्फ बना एरे, दी गई है कन्वीनियंस के लिए, राइट? हाँ हाँ जी, वो मतलब हायरार्की इसका के कोई पास। ऐसा रिलेशन नहीं है सर, राइट? मतलब इसका कोई नहीं नहीं पेरेंट नहीं, या फिर कोई ऐसा इम्प्लीमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं? नहीं 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 नहीं, आप यहाँ से देख भी लो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका पेरेंट वेरेंट आपको दिखेगा नहीं, कहाँ चला गया, ये देखिए खाली है। हाँ। वैसे भी ये स्टैटिक मेथड रखती है, तो बाकी ऑब्जेक्ट से लेना देना है नहीं इसका। हाँ। तो ये एक आपने समझा, ठीक है। देन मान लीजिए कि मेरे पास एक एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट के लिए मैं ट्री सेट को ही एरे लिस्ट बना देता हूँ, एरे लिस्ट, और यहाँ कर दिया हमने एरे लिस्ट। ठीक है भाई, एरे लिस्ट कर दिया, और एरे लिस्ट में E1 E2 E3 डाला और प्रिंट किया। क्या ऑर्डर आएगा? बताएं भाई। बताइए ऑर्डर क्या आएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ये रहा, असेंडिंग आएगा, हाँ। असेंडिंग आएगा। असेंडिंग। पर भाई साहब, एरे लिस्ट में तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है ना, एरर आएगा। एरे लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर मेरा प्रिजर्व्ड होता है ना, तो क्यों एरे लिस्ट और आप असेंडिंग डिसेंडिंग बोल रहे हैं, ये बताइए। ठीक है, हमने कंपैरेबल को इंप्लीमेंट किया है। सो क्या एरे लिस्ट कंपैरेबल चाहती है कि भाई तुम कंपैरेबल को इंप्लीमेंट करो? नहीं। ना, वो तो प्रायोरिटी क्यों चाहती है, वो तो ट्री सेट चाहती है। सो चूंकि एरे लिस्ट इस कंपेरेबल इस कंपेयर टू को चाहती ही नहीं है, इसलिए यूज भी नहीं करेगी। आप कुछ भी ऑर्डर यहाँ लिखो, ये तो बोलेगा भाई मैं तो भाई नहीं करता ये सब फालतू काम, जैसा आपने डाला है वैसा ही मैं दे दूंगा, ऑर्डर प्रिजर्व होता है। लेकिन कुछ केस में मान लीजिए आपको अपने कलेक्शन को सॉर्ट करना पड़ गया, सॉर्टिंग की नीड मान लीजिए पड़ गई अपने इसको, तो सॉर्ट किया जा सकता है कलेक्शंस डॉट सॉर्ट से, और यहाँ पे हम AL कर देना इसको, कंट्रोल शिफ्ट R करके एरे लिस्ट, और यहाँ मैंने AL पास कर दिया। सो ये करते ही आप यहाँ पे देखिए क्या मेरा सॉर्टिंग हो गया, देखिए 4 11 19 1 मिनट सॉरी 12 और 13 हो गया ना सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट के बीच में। यस सर। सो इस तरीके से आप सॉर्टिंग करवा सकते हैं। मतलब अगर आपको सॉर्टिंग की कई बार नीड पड़ जाए तो आप कलेक्शंस क्लास में सॉर्ट मेथड भी अवेलेबल है। बेसिकली अगर बाय डिफॉल्ट तो भाई ये आपका सॉर्टिंग वोटिंग करेगा नहीं, लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ पे हमने कर लिया दिस o डॉट id एंड यहाँ हमने कर लिया दिस डॉट id और हमने इसको रन किया, तो यहाँ डिसेंडिंग में आया, मींस कि कलेक्शन डॉट सॉर्ट किसको यूज कर रहा है इंटरनली? कंपैरेबल। हाँ, हमारे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के, मतलब हमारे एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो हमने डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर दिया है, बाय डिफॉल्ट एरे इसको यूज नहीं करती, बट हम उसको यूज करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड। तो ये भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई कोई सॉर्टिंग वगैरह करना है किसी कलेक्शन में, तो सॉर्टिंग आप कर सकते हैं।
अगर सर वहाँ पे वो कंपैरेबल को इम्प्लीमेंट नहीं करता तो वो होता ही नहीं, राइट? ये करता नहीं ऐसे। अगर मान लीजिए हम नहीं करते हैं तो फिर कैसे होता? चेक कर लेते हैं कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं राइट करता है। ये मुश्किल है, चेक कर लेते हैं। अगर हमने मान लीजिए नहीं किया, हटा लेते हैं ना ये हटा लिया और ये हटा लिया और यहाँ पे हम लो भाई सॉर्ट में ही एरर आ रहा है क्या? यहाँ सॉर्ट में ही एरर आने लगा। कास्ट आर्गुमेंट टू लिस्ट टाइप और ये अगर हम नहीं हो सकता। देख रहे हैं ना गड़बड़ हो रही है, हाँ तो सर। हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। इसी तरह और भी काम कर सकते हो आप, जैसे कि मान लीजिए कि अगर अब मैं थोड़ा सा सिंपल जाता हूँ, एक कलेक्शंस डॉट एक मेथड होता है, नहीं ये नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है, वो आपके काम आ सकता था वो मेथड। कलेक्शंस डॉट एम्प्टी फिल फ्रीक्वेंट, चलो दिखेगा तो बताएंगे, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। न्यू कलेक्शन में शायद नहीं था वो, शायद दूसरी क्लास में कहीं होगा। तो मान लो हमने कर लिया इंटीजर, ठीक है, और इसी तरह हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। मैं आपको कुछ मेथड बता दे रहा हूँ जो यूजफुल मेथड है। मान लीजिए ये हो गया एरे लिस्ट डॉट ऐड, ये हो गया, ठीक है। कुछ एलिमेंट मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ये हो गया n1 एंड ये। अभी मैं सिस आउट करूंगा तो बताइए क्या आएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग या प्रिजर्व्ड ऑर्डर? प्रिजर्व। प्रिजर्व्ड ऑर्डर, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं इस कलेक्शन को उल्टा कर दूं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कलेक्शंस डॉट रिवर्स। रिवर्स पूरे कलेक्शन को ही हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो ये बहुत बढ़िया है, कलेक्शन उल्टा हो गया आपका। देखिए, तो पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसा हो गया। इसी तरह मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। मान लीजिए हमको ऐसा करना है, कलेक्शन को अपने शफल करना है। कई बार ऐसी नीड पड़ जाती है कि कलेक्शन को शफल किया जाए, तो कलेक्शंस डॉट शफल, इस एरे लिस्ट को शफल कर दिया। तो शफल करने के बाद देखिए इधर उधर हो गया एलिमेंट। तो ये सब क्या है, नॉर्मल मैनिपुलेशन करना, सॉर्ट करना, सर्च करना भी है। मान लीजिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अपने कलेक्शन की, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप कलेक्शन को जाएं, फॉर ईच लूप लगाएं, इटरेट करें, इफ लगाएं, फिर पता करें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सीधे आप लिखिए कलेक्शंस डॉट मैक्स, मैक्स में आप डाल दो एरे लिस्ट, कि इस एरे लिस्ट का मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, और आपको वो इंटीजर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मैक्स। तो सही आया है 455। हाँ सर। और इसी तरह अगर हम कर लें मिन, तो यहाँ मिन मेथड भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ भी मिन मिल जाएगा, और यहाँ भी आपको मिन मिल जाएगा। तो इससे मिन 1 आना चाहिए, देखिए 1 आ गया। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप ये सारा काम कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए इसको हम कमेंट कर लेते हैं। कोई एलिमेंट मान लीजिए आपको सर्च करना है कि वो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से इंडेक्स है, ठीक है। तो कलेक्शंस डॉट क्या आएगा, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में पहले तो मैं बोलूंगा कि एरे लिस्ट में से खोजो 444 को, तो ये 444 का मुझे इंडेक्स दे देगा। इसको हम लोग करते हैं सर्चिंग। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सिस आउट। क्या हो रहा है, सिस आउट नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। बाइनरी सर्च, तो देखते हैं
0 1 2 मिलना चाहिए, देखिए 2 आ रहा है। सो इसी तरह रिवर्स करना, शफल करना, मैक्स में करना। एक और लास्ट हम लोग कर लेते हैं फ्रीक्वेंट काउंट, अगर मान लीजिए चेक करना है, क्योंकि डुप्लीकेट तो अलाउड होता है ना यहाँ पे। हाँ सर। मान लीजिए एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो फ्रीक्वेंट काउंट आप निकाल सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे आऊं कलेक्शंस डॉट फ्रीक्वेंसी, एरे लिस्ट में मुझे 1 की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि कितनी आती है, तो इंट फ्रीक्वेंसी आ गई और यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा, तो वो 1 2 3 आना चाहिए, तो 1 3 बार है तो फ्रीक्वेंसी 3 आ गई। तो इस तरीके से बताइए कलेक्शंस क्लास यूजफुल नहीं लग रही है आपको? हाँ सर। तो एरे लिस्ट जो क्लास है उसके पास शफल करने के मेथड नहीं है, उसके पास मिन मैक्स करने के मेथड नहीं है, ठीक है, उसके पास रिवर्स करने के मेथड नहीं है, फ्रीक्वेंसी के मेथड नहीं है, बट सारे कलेक्शन पे अगर आपको जैसे लिस्ट है, सेट है, मैप है, उन पे अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कॉमन ऑपरेशन जैसे सर्च करना, सॉर्ट करना, मिन मैक्स, ये सब अगर आपको करना है तो आप कलेक्शंस क्लास का यूज कर सकते हैं। इसका हायरार्की से कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपल एक यूटिलिटी क्लास मींस एक इसके अंदर सिर्फ आपको स्टैटिक मेथड मिलेंगे जिसको आप कॉल करें, जो भी आपको फीचर चाहिए और भी फीचर आपको सिंपल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हम लोग का पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क कंप्लीट होता है। ये आज के में कलेक्शंस क्लास के बारे में जनरली कोई नहीं पूछता इंटरव्यू में, हाँ थोड़ा बहुत पूछ दिया, बता देंगे क्लास होती है, स्टैटिक मेथड होता है, एक दो एग्जांपल आप बता देंगे सॉर्टिंग का और एक मिन मैक्स ऐसे कुछ बता दीजिए आप। मेन जो आज का सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से ये वाला था, कंपेरेबल, कंपेरेटर, कंपेयर, कंपेयर टू मेथड। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।